हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी का बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह यूट्यूब चैनल में। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी की हमारी पहली यूनिट चल रही थी, जिसमें प्रोटोजोआ का आज लास्ट लेक्चर है। इसमें हम मोनोसिस्टिस जीनस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही डेंजरस पैरासाइट है। इसका क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर का डिटेल पढ़ेंगे। फिर हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और इसके लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करके हमको इसको पढ़ना है। बढ़िया नोट्स भी हैं आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मोनोसिस्टिस का पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसमें जो है किंगडम इसका प्रोटिस्टा है, आपको पता ही है। फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास टीलोस्पोरा, सब ऑर्डर ग्रिगेरिनिया, ऑर्डर यूग्रिगेरिनिडा, जीनस मोनोसिस्टिस और स्पीसीज कई सारी रहती हैं। हमको एजिलिस पढ़ना है, ठीक है। ये जो है मोनोसिस्टिस एजिलिस, जनरली इसी के बारे में क्वेश्चन हमारे आते हैं। बीएससी में जो सिलेबस हमारा है वो इसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं मोनोसिस्टिस के। द पैरासाइट्स which complete their life cycle in only one host are called as monogenetic parasite। मोनोजेनेटिक पैरासाइट मतलब जब एक ही होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाए। जैसे कि मलेरिया होता है, मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो डाइजेनेटिक होता है, क्योंकि फीमेल एनोफिलीज और ह्यूमन उसके 2 होस्ट होते हैं। 2 होस्ट में वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। जैसे प्लाज्मोडियम, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि प्रोटोजोआ आपके सिलेबस में है। भले ही वो प्लाज्मोडियम पढ़ने को नहीं दिया गया, लेकिन डिजीज में पूछ सकता है मलेरिया भी, तो साथ साथ उसकी भी बात करते रहेंगे। तो यहाँ पे जो पैरासाइट है आपका मोनोसिस्टिस, ये कैसा है? मोनोजेनेटिक है। मीन्स एक सिंगल होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी है सब एक ही होस्ट में हो जाएगा। जबकि कुछ ऐसे हैं जो डाइजेनेटिक होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम आपका, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन के अंदर करता है, आरबीसीज में करता है ना। हम लोगों की जो आरबीसी होती है, जब मलेरिया हो जाता है तो आरबीसी के अंदर, और लिवर सेल्स जो होती हैं, हेपेटिक सेल्स हमारी लिवर की, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, अलैंगिक जनन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, लैंगिक जनन, वो फीमेल एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मच्छर के अंदर करता है, तो उसको डाइजेनेटिक बोलते हैं। ये हमारा मोनोजेनेटिक पैरासाइट। आल्सो ग्रिगेरियंस आर द पैरासाइट्स एग्जिस्टिंग इन द सीलोमिक एपिथेलियल सेल्स। जो सीलोम होती है गुहा, गुहीय उपकलीय कोशिकाएं, मतलब गुहा की जो उपकला कोशिकाएं हैं, सीलोमिक एपिथेलियल सेल्स, ग्रिगेराइंस जो होते हैं, एंड गट एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ इनवर्टिब्रेट होस्ट्स। तो बहुत सारे इनवर्टिब्रेट है जिनमें डिजीज कॉज करता है, बहुत ही डेंजर डिजीज कॉज करता है ना। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ दीज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ग्रिगेरियंस, नेमली एसिफेलाइन और सिफेलाइन। एसिफेलाइन और एसिफेलाइन, सिफेलाइन एसिफेलाइन। In the acephaline forms, the body is not divided into chambers and the interior end does not bear any organ for the attachment to the host. In cephaline forms, the body is chambered. Cephalic का मतलब ही होता है हेड। सेफेलिक मतलब हेड, जो हमारा सिर होता है, उसी के लिए वर्ड यूज होता है सिफेलिक। एसिफेलाइन में कोई सिगमेंटेशन नहीं होता, बॉडी डिवाइड नहीं होती, लेकिन जो सिफेलिन्स है इसमें बॉडी डिवाइड होती। तो इन सिफेलिन फॉर्म्स द बॉडी इज चेम्बर्ड एंड दे आल्सो हैव एन ऑर्गन फॉर अटैचमेंट टू द होस्ट। मोनोसिस्टिस इज एन एसिफेलाइन ग्रिगेरियन। मोनोसिस्टिस इन ग्रीक मीन्स, मोनो मीन्स सिंगल और सिस्टिस मीन ब्लेडर। मतलब मोनोसिस्टिस का मतलब, इस वर्ड का मतलब है सिंगल ब्लेडर। इट रेसिड्स
एज अ पैरासाइट इन द सेमाइनल वेसिकल ऑफ द एर्थवर्म। तो एर्थवर्म में बहुत खतरनाक डिजीज कॉज करता है। ये जो मल्टीप्लिकेशन करेगा वो सेमिनल वेसिकल में ही करता है, सेमिनल वेसिकल से ही मटेरियल भी यूज करता है, न्यूट्रिशन भी अभी आगे फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। इट पैरासाइट इन द सेमिनल वेसिकल ऑफ द एर्थवर्म। एर्थवर्म आप लोग जानते ही हो, तो एर्थवर्म में ही डिजीज कॉज करेगा। जनरली जो इस टाइप के पैरासाइट है उनको दो फॉर्म में, जो मोनोजेनेटिक, उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, एसिफेलाइन फॉर्म और सिफेलाइन फॉर्म। ये जिसमें है वो सिफेलाइन फॉर्म है। बॉडी कौन से? एसिफेलाइन फॉर्म, मतलब बॉडीज की डिवाइड नहीं है। इसमें होस्ट से अटैचमेंट वाला जो ऑर्गन होना चाहिए वो नहीं होता है, तो ये अटैचमेंट प्रोसेस इसमें नहीं होगा। दूसरी तरीके से ये पैरासिटिक नेचर दिखाएगा। पैरासाइट दो टाइप के होते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट, सिफेलाइन और एसिफेलाइन। मोनोसिस्टिस आपका एसिफेलाइन वर्ग में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो लगभग पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। मोनोसिस्टिस स्पीसीज आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर जगह पाए जाएंगे, इनका जो वितरण है हर जगह। इन अदर वर्ड्स दे आर फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही होता है, हर जगह मिलेंगे आपको। हैबिट एंड हैबिटेट की बात करते हैं। इसी तरीके से आपको इसके नोट्स भी प्रॉपर बनाना है। ये नोट्स एकदम परफेक्ट हैं, संतुलित हैं, बैलेंस्ड है ना। तो हेडिंग डाल के डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट एंड हैबिटेट, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोजोइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रोफोजोइट है ना, फीडिंग स्टेज जो होती है ट्रोफोजोइट होती है, जिस समय ये फूड को स्टोर करता है। तो ये सभी हेडिंग आपको प्रॉपर डाल के नोट्स भी आपके बनाने हैं, है ना। वीडियो को पॉज करिए, साथ साथ लिखते रहिए और ये हर एक चीज को समझते रहिए। हैबिट एंड हैबिटेट, दीज आर इंडो पैरासाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडो पैरासाइट होता है, कैसा होता है ये? इंडो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट, अंतः परजीवी, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतः परजीवी, इंडो पैरासाइट। कुछ स्टूडेंट जो है हिंदी माध्यम के भी रहते हैं, उनका कमेंट रहता है सर हिंदी में भी बता दिया करिए। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है मैं हिंदी में बता दूंगा, ठीक है। दीज आर इंडो पैरासाइट्स इन द अर्थवर्म, दे रेसाइड इन द सीलोम। सीलोम मतलब गुहा, बॉडी की जो इंटरनल सीलोम होती है, अंदर एक कैविटी, एंड सेमिनल वेसिकल ऑफ द एर्थवर्म। सेमिनल वेसिकल मतलब जो शुक्राशय होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जिसमें सेमिनल फ्लूइड बनता है। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोजोइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रोफोजोइट पे क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है आपका लिखने को, शॉर्ट नोट्स। और एक नंबर के जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी ट्रोफोजोइट से रिलेटेड बहुत ज्यादा बनते हैं। तो ये इतना पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन। द एडल्ट एंड फीडिंग स्टेज ऑफ दिस पैरासाइट इज कॉल्ड ट्रोफोजोइट। अगेन फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, एग्जामिनर के नजर से कभी भी हटता नहीं। मोनोसिस्टिस की फीडिंग स्टेज का नाम बताइए, कौन सा है? ट्रोफोजोइट। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। द एडल्ट एंड फीडिंग स्टेज of this parasite is called as trophozoite. It develops within the sperm morula. It develops within the sperm morula. अभी आगे आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से इसमें आइसोगेमीट का फॉर्मेशन होगा। एक सिंगल न्यूक्लियस बहुत सारे पार्टों में डिवाइड हो जाएगा और उसके क्या बनेंगे? बहुत सारे एक ही साइज के, सेम साइज के बहुत सारे गैमीट बनेंगे, जिसको हम बोलते हैं आइसोगैमीट। फिर ये आइसोगैमीट, दो आइसोगैमीट आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। फिर इस जाइगोट से स्पोरोजोइट बनेगा। किस तरीके से आपके ट्रोफोजोइट का फॉर्मेशन होगा इसकी भी बात करेंगे। इट डेवलप्स विद इन द स्पर्म मोरुला। स्पर्म मोरुला इज अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग स्पर्म्स इन द सेमिनल वेसिकल ऑफ एर्थवर्म। तो सेमिनल वेसिकल में क्या होता है भाई? ह्यूमन में भी देखा जाए तो सेमिनल वेसिकल में मैच्योरेशन होता है स्पर्म का, स्पर्म मैच्योर होते हैं। तो यहाँ भी सेमिनल वेसिकल जो एर्थवर्म का है, वहां भी क्या होता है? स्पर्म डेवलप कर रहे होते हैं, समझे। तो ग्रुप ऑफ डेवलपिंग
स्पर्म्स इन द सेमिनल वेसिकल ऑफ अर्थवर्म इज कॉल्ड स्पर्म मोरूला, और यही स्पर्म मोरूला क्या करेगा, ट्रोफोजॉइट का फॉर्मेशन करेगा, ट्रोफोजॉइट डेवलप होगा वहीं पे। अब थोड़ा सा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं, इसकी जो बाह्य आकृति है किस तरीके से दिखता है, भी डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ मोनोसिस्टिस में पहले हम बात करेंगे शेप एंड साइज की। ट्रोफोजॉइट्स आर स्मॉल यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक, ये तो आपको पता ही था क्योंकि ये प्रोटोजोअन्स है। प्रोटोजोआ का जो पहला लेक्चर मैंने लिया था कैरेक्टर पेन के जनरल कैरेक्टर पे, उसमें यही बताया था कि सभी के सभी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक होते हैं, या तो यूनिसेलुलर या फिर एसेलुलर हो सकते हैं। द एग्जैक्ट साइज एंड शेप चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डेवलपिंग स्टेज ऑफ द ट्रोफोजॉइट, मतलब यंग स्टेज में कुछ अलग होगा एडल्ट में, और एडल्ट में अलग, ठीक है। इस तरीके से ये इसका साइज और शेप डिपेंड करता है इसके स्टेज पे, किस स्टेज में। यंग ट्रोफोजॉइट आर राउंडेड एंड ओवल, राउंडेड एंड ओवल मेजरिंग अबाउट 5 माइक्रोन, माइक्रोन आपको पता ही होगा, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर। तो ये राउंडेड और ओवल आपको नजर आएगा कब, जब यंग स्टेज में होगा। फुल्ली ग्रो ट्रोफोजॉइट्स आर इलोंगेटेड, जब ये पूरा कंप्लीट डेवलप हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तब इस तरीके से इलोंगेटेड शेप में हो जाएगा जैसा आपका ये बना हुआ। ये एक एडल्ट मैच्योर ट्रोफोजॉइट है ना। फुल्ली ग्रो ट्रोफोजॉइट्स आर इलोंगेटेड, स्पिंडल शेप का फ्लैटेंड मतलब चिपका हुआ होता है, फूला हुआ नहीं होगा। एंड वर्म लाइक विद टेपरिंग बॉडी, टेपरिंग बॉडी मतलब एंड जो होते हैं टेपरिंग होते हैं, टेपरिंग बॉडी एंड्स मेजरिंग अराउंड 500 माइक्रोन लॉन्ग एंड 40 माइक्रोन ब्रॉड। मतलब जब ये एडल्ट होगा, ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको ये एक एक पॉइंट याद रखना है। फुल्ली मैच्योर ट्रोफोजॉइट जो है उसका शेप कैसा होता है, एलोंगेटेड स्पिंडल शेप, फ्लैटेंड मतलब चपटा हुआ होता है, वर्म लाइक होगा, जो केचुए वगैरह होते हैं अर्थवर्म वगैरह के जैसे ही होगा। विद टेपरिंग एंड्स, टेपरिंग एंड मतलब पॉइंटेड एंड होंगे इसके, समझ में आया। मेजरिंग अराउंड 500 माइक्रोन लॉन्ग, इतना लंबा होता है, 500 माइक्रोमीटर लॉन्ग, और 40 माइक्रोमीटर चौड़ा होता है। This fully grow ट्रोफोजॉइट्स कैन बी व्यू विद अ नेकेड आई, है ना। तो इतना बड़ा है तो इसको हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं पेलिकल की, क्योंकि यहाँ भी आप आगे देखेंगे कि जो लोकोमोशन होता है इसमें कुछ खास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते। इससे पहले हमने पढ़ा था तो उसमें क्या था, कुछ में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, कुछ में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। तो लोकोमोशन जो होगा अभी मॉइड मूवमेंट के जैसे होगा थ्रू द पेलिकल, इसीलिए कह रहे थे इससे पहले की जो क्लास है सबको ध्यान से आपको पढ़ना है। यहाँ पे पेलिकल जो है लोकोमोशन में भी काम करेगी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और रिलैक्स करेगी, जिससे यूग्लिनॉइड मूवमेंट इसमें होगी। क्योंकि आपको डायग्राम में कहीं फ्लैजिला और सीलिया नहीं दिख रहा होगा, पैरामीशियम में सीलिया थे, यूग्लिना में फ्लैजिला था, लेकिन इसके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। तो यहाँ पे पेलिकल बहुत कुछ रोल अदा करेगी। पेलिकल इज द एक्सटर्नल थिक एंड फर्म स्ट्रक्चर सराउंडिंग द बॉडी ऑफ द ट्रोफोजॉइट। जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसी तरीके से जैसे सेल वॉल होती, यहाँ सेल वॉल तो होगी नहीं, पेलिकल पाई जाएगी। पेलिकल जो है लचीली होती है, कैसी होती है, फ्लेक्सिबल, काफी फ्लेक्सिबल होती है, जो कि आसानी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकती है, फूड पार्टिकल को इंगल्ब करने में भी हेल्प कर सकती है। और पेलिकल जो है ये प्रोटीनेशियस मटेरियल की बनी होती है, किससे बनी होती है, प्रोटीन नेचर की होती है। पेलिकल में बी मॉडिफाइड एज पर द सराउंडिंग, इट्स में बी स्ट्रेटेड और रिजिड और फरोड। द पेलिकल कंटेन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स which are arranged longitudinally, है ना। तो इसमें
लॉन्गिट्यूडिनल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी अरेंज हो सकते हैं पेलिकल में। ये जो पेलिकल इसका है वो थोड़ा अलग टाइप का है, जो पेलिकल आपको यूग्लिना में दिखता था। अब यहाँ पे देखिए कोनॉइड यहाँ पे होता है, क्या होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर इस तरीके से उभार होता है जिसको हम बोलते हैं कोनॉइड। ये टेपरिंग एंड है इसके। माइक्रो नेम्स इसमें पड़े होते हैं इस तरीके से, क्या होते हैं, माइक्रो नेम्स। इन सब का फंक्शन भी आगे हम देखेंगे। सब पेक्यूलियर माइक्रोट्यूब्यूल्स, देखिए ये सबसे बाहर जो येलो कलर की आपको दिख रही है तो पेलिकल है, इसके अंदर जो एक लेयर है उसको सब पेक्यूलियर माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इसमें लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज्ड होते हैं। रोपट्रीज, इसमें देखिए ग्रीन कलर के दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे। बाकी एक माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा है ना, माइटोकॉन्ड्रियन सिंगल इसलिए हमने माइटोकॉन्ड्रियन बोल दिया। राइबोसोम्स होंगे, न्यूक्लियस होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होंगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा। क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सभी स्ट्रक्चर मिलते हैं, क्यों, क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं, समझे, ये प्रोकैरियोट्स नहीं है। प्रोटोजोवन सभी यूकैरियोट्स हैं, तभी तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को हम प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। ये तो प्रोटोजोआ है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी उसके ऊपर, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो सभी इसके अंदर प्रेजेंट मिलेंगे। और ये यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोला जाता है, माइक्रोपाइल बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ये स्ट्रक्चर भी आपको बना लेना है, एडल्ट ट्रोफोजॉइट ऑफ मोनोसिस्टिस, है ना, ये मोनोसिस्टिस का डायग्राम था। अब थोड़ा सा साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। द साइटोप्लाज्म कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू द आउटर एक्टोप्लाज्म एंड द इनर एंडोप्लाज्म। उसी तरीके से जैसे हम पैरामीशियम में बात कर रहे थे, साइटोप्लाज्म में दो पार्ट, बाहर और अंदर वाला। एक्टोप्लाज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू आउटर एपिसाइट, मिडल सार्कोसाइट एंड इनर मायोसाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिवीजन। साइटोप्लाज्म जो होता है हमारा, साइटोप्लाज्म, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, है ना, दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। द एक्टोप्लाज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू आउटर एपिसाइट, मिडल सार्कोसाइट एंड इनर मायोसाइट। द इनर लेयर मायोसाइट कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रिल्स कॉल्ड एज मायोनेम्स। जो आपको मैंने दिखाया था, इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे इसमें फाइबर का ग्रुप होता है जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दोनों तरीके से, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दोनों तरीके से अरेंज होते हैं। द मायोनेम्स असिस्ट द ट्रोफोजॉइट इन मेटाबॉलिक मूवमेंट। अगेन बता रहा हूं आपको, ये जो डिवीजन है ये याद रखना है। साइटोप्लाज्म में दो पार्ट है, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म में भी तीन पार्ट है। जो इनर वाला पार्ट इसका है मायोसाइट, उसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रिल्स होते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं, जिनको हम मायोनेम्स बोलते हैं। ये मायोनेम्स जो है असिस्ट करते हैं ट्रोफोजॉइट को, कब, मेटाबॉलिक मूवमेंट के दौरान। द एंडोप्लाज्म कंसिस्ट्स ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। जो एंडोप्लाज्म है ये, इसमें क्या होता है, फैट ग्लोब्यूल्स होता है। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। एक्टोप्लाज्म जो है आपका, एक्टोप्लाज्म तीन पार्ट में डिवाइड रहता है, आउटर एपिसाइट और सेकंड है आपका मिडिल सार्कोसाइट, मिडिल सार्कोसाइट और इनर क्या है आपका, मायोसाइट, इनर मायोसाइट। अब ये जो है इनर मायोसाइट, इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल लॉन्गिट्यूडिनल फाइब्रिल्स अरेंज होते हैं। क्या होते हैं,
फाइब्रिल्स, माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं उसको, माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि प्रोटीन नेचर के होते हैं, है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, इनको मायोनीम्स बोला जाता है, कॉल्ड मायोनीम्स, मायोनीम्स। तो ये जो है आपका एक्टोप्लाज्म का जो इनर वाला पार्ट है, एक्टोप्लाज्म के भी 3 पार्ट है, समझ लीजिए यहाँ पे, ये जो मान लीजिए इतना जो है ये एक्टोप्लाज्म है, ये हम साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं अंदर, ये इतना क्या है एक्टोप्लाज्म, और अंदर का एंडोप्लाज्म, ये एक्टोप्लाज्म को मैंने डिवाइड कर दिया, ये है इंडो, क्या है एंडोप्लाज्म, बाहर वाला दोनों साइड एक्टोप्लाज्म। अब इसमें भी एक लेयर जो आपकी है ये आउटर लेयर हो गई इतनी, फिर उसके बाद में मिडिल लेयर हो गई, और ये इनर है, इसमें आपको मायोनीम्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, इस तरीके से मायोनीम्स। तो एक्टोप्लाज्म जो है आपका वो टोटल 3 पार्ट में डिवाइड है, आउटर एक्टोप्लाज्म है ना, जिसको हम एपिसाइट बोलते हैं, और मिडिल वाले को क्या बोलते हैं, सार्कोसाइट, और इनर वाले को मायोसाइट बोलते हैं, जिसमें कॉन्टेक्टाइल लॉन्गिट्यूडिनल फाइब्रिल्स प्रेजेंट है, जिनको हम क्या बोलते हैं, मायोनीम्स बोलते हैं, समझे। अब हम बात करते हैं इंडोप्लाज्म की। जो आपका इंडोप्लाज्म होता है, इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, फूड पार्टिकल्स जो होते हैं सब इसी में पड़े होते हैं, सारे का सारे सेल ऑर्गेनल्स भी इंडोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जो अंदर वाला आपका साइटोप्लाज्म है, इसमें क्या होगा, आपका फैट ग्लोब्यूल्स होंगे, फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, फैट ग्लोब्यूल्स, थोड़ा और सही से लिख दो, है ना, ताकि नोट करने में आपको दिक्कत ना हो, फैट ग्लोब्यूल्स, और क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स ऑफ स्पेशल ग्लाइकोजन कॉल्ड पैराग्लाइकोजन, क्या होगा इसमें, पैराग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, इसमें जनरली ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स होते हैं, मतलब दानेदार मटेरियल होता है। अदर सेल ऑर्गेनल्स इन द साइटोप्लाज्म इंक्लूड माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, है ना, जितने भी हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया आपका, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या होगा आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। अदर जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होता है वो भी प्रेजेंट होगा, प्लस जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं सब एंडोप्लाज्म में होंगे। अब एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी से गैमेट का फॉर्मेशन भी होगा। न्यूक्लियस इज सिंगल विद 1 न्यूक्लियोलस, क्योंकि भाई ये यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें न्यूक्लियोलस भी मिलेगा। न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका, क्या बोलते हैं, केंद्रिका, केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी मिलती है। न्यूक्लियस इज सिंगल विद 1 न्यूक्लियोलस, इट मे बी इन इलिप्टिकल और स्फेरिकल शेप, ये इलिप्टिकल और स्फेरिकल शेप की हो सकता है न्यूक्लियस, जनरली स्फेरिकल इलिप्टिकल ही होता है हर एक सेल में। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डेलिकेट एंड बियर्स न्यूक्लियर पोर, जैसा कि हम लोगों में होता है, जैसा कि यूकैरियोटिक सेल में हम मानते हैं, अपेक्षा करते हैं, वैसे ही पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और छोटे छोटे पोर भी होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि भाई न्यूक्लियर पोर इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं जिससे न्यूक्लियस में जो भी RNA वगैरह बनता है ना, तो वो बाहर स्टैंड बाहर निकल सके, इस तरीके से साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आना जाना रहे और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, है ना, इसीलिए ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स 4 क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स 4 क्रोमोसोम्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो भरा हुआ मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल, उसमें 4 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गई इसकी मॉर्फोलॉजी। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ मोनोसिस्टिस की। बाकी आपको पता ही है गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं काम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक में भी 2 टाइप हो सकते हैं, आपको पता ही है, SER और RER, SER RER, समझे।
जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम चिपके होंगे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएंगे, जिसपे एब्सेंट होंगे राइबोसोम उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। समझे? गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? संसाधन का काम करते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन करते हैं, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में और लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट करते हैं। समझे? लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन में, ऑक्सीडेशन में, फूड के ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा। तो इनके तुमको पता ही है। और राइबोसोम क्या करेगा? राइबोसोम जो होता है यहाँ पे लिख लीजिए, राइबोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन करवाएगा ना। और आरएनए का भी हिस्सा होता है। समझे? आरएनए का भी पार्ट होता है। तो ये सब काम आपको पता ही है। न्यूक्लियस के बारे में जानना ज़्यादा आवश्यकता, क्योंकि कुछ लोग समझ लेते हैं कि ये सिंगल सेल है, मतलब उसमें न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी और प्रोकैरियोटिक जैसे ट्रीट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ये भी यूकैरियोट है तो उसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, उसमें पोर भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, जिसके अंदर एक न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है ना, जो केंद्रिका होती है। और इसका शेप कैसा होता है न्यूक्लियस का? एलिप्टिकल और स्फेरिकल शेप होता है। समझे? तो ये न्यूक्लियस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ पैरासाइट या मोनोसाइट। जो मोनोसिस्टिस होता है, मोनोसिस्टिस की फिजियोलॉजी की बात करते हैं थोड़ा सा। फिजियोलॉजी ऑफ मोनोसाइट्स, मोनोसिस्टिस, सॉरी मोनोसाइट आ जाता है बार बार नेम, है ना। तो सबसे पहले हम लोकोमोशन की बात करते हैं कि गमन किस तरीके का होगा। तो आपको बताया था मैंने, इसमें कोई स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता नहीं, है ना। पहली लाइन है, स्पेशल ऑर्गन्स फॉर लोकोमोशन आर अब्सेंट इन मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस में कोई भी स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन लाइक सीलिया फ्लैजिला अब्सेंट होता है। मोनोसिस्टिस मूव्स बाय रिगलिंग और ग्लाइडिंग मोमेंट about by the rhythmic contraction and relaxation of myxonemes। myxonemes जो है आपकी, इसके बराबर कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफाइब्रिल से मिलकर बने हुए प्रोटीन के स्ट्रैंड होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दोनों तरीके से अरेंज होते हैं। तो वो क्या करते हैं, देखो अब बात को समझिए। इस तरीके से हम ऐसे ही डायग्रामेटिक सोच रहे हैं कि ये मायोनीम्स है। क्या है ये? मायोनीम्स। अब इसमें इस मायोनीम्स को बाहर निकाल के देखिए, इसमें इस तरीके के भी स्ट्रैंड हैं जिसको हम बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल, और इसमें इस तरीके से भी प्रेजेंट होते हैं ट्रांसवर्स। अब अलग अलग देखिए, ये है लॉन्गिट्यूडिनल, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वाला जो पार्ट है ये ऊपर से और नीचे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब समझ रहे हो ना, कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा तो बाहर की ओर छोड़ेगा। तो इससे क्या होगा, एंटेरियो पोस्टीरियरली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। ये बात इसमें लिखी नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं बस अच्छे से। एंटेरियो पोस्टीरियरली मतलब अग्र और पश्च भाग, ऊपर और नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। बाकी आपके जो इस तरीके से ट्रांसवर्स है ना, ये तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन जब होगा, एरो से समझिए आप इस तरीके से, और जब रिलैक्स करेगा तो बाहर की ओर छोड़ेगा। तो इससे डोर्सो वेंट्रली, वैसे डोर्सल और वेंट्रल साइड में हम इसको बांटते नहीं है, है ना, कुछ ऐसे लक्षण नहीं है इसमें जिसके कैरेक्टर के हिसाब से हम इसको डिवाइड करें, लेकिन आप समझ सकते हो आगे और पीछे, वो था ऊपर नीचे और ये आगे पीछे की ओर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा। समझ में आया? साइड बाय साइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है। एंटेरियो पोस्टेरियरली मतलब एक मिक्सोनीम जो होते हैं मायोनीम्स, मायोनीम में दो टाइप की जो आपके थ्रेड पाए जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन नेचर के, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। ये दो तरीके के क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि हर प्रकार की मूवमेंट हो सके, है ना। इसी तरीके से उसमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, क्योंकि लोकोमोटरी ऑर्गन्स इसमें तो है नहीं। दिस मूवमेंट इज वेरी मच सिमिलर टू द यूग्लिनॉइड मूवमेंट ऑफ यूग्लिना। जो यूग्लिना में दो टाइप की मूवमेंट थी, पहली तो फ्लैजिलर मूवमेंट थी फ्लैजिला के थ्रू, और सेकंड वाली क्या थी, पेलिकल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती थी। समझे? तो उसमें क्या होता था, यूग्लिनाइड मूवमेंट उसको बोला जाता है। तो सेम उसी के तरीके होती है, बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ भी प्रोसेस चलता है लोकोमोशन में। अब बात करते हैं थोड़ा सा न्यूट्रिशन की, पोषण के बारे में। न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है? मोनोसिस्टिस एब्जॉर्ब्स द नरिशमेंट फ्रॉम
द फ्लूइड ऑफ द सेमिनल वेसिकल, जो सेमिनल वेसिकल ऑफ एर्थवर्म है उसमें जब घुस जाएगा, एंडोपैरासाइट है ही तो अंदर ही घुसेगा, तो वहां का जो फ्लूइड है यही सेमिनल वेसिकल का, उससे ये नरिशमेंट करता है। थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, सो द न्यूट्रिशन ऑफ मोनोसिस्टिस इज सेपरोजोइक टाइप। अगेन इंपॉर्टेंट, जिसको मैं डिब्बे में बंद करता हूं उसको आप याद जरूर कर लेना। किस टाइप का है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेपरोजोइक। कैसा है? सेपरोजोइक। द रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन द एंडोप्लाज्म इन द टर्म ऑफ पैराग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। स्पेशल ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसको हम पैराग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स नाम देते हैं। तो न्यूट्रिशन नरिशमेंट कहाँ से होगा? फ्लूइड ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स थ्रू द बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। मोनोसिस्टिस में जो टाइप ऑफ या मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? सेपरोजोइक टाइप है। रिजर्व फूड मटेरियल एंडोप्लाज्म के अंदर जो पैराग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है उसके फॉर्म में स्टोर किया जाता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। द मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू इट्स पेलिकल फ्रॉम द सेल कंटेंट्स ऑफ द स्पर्म मोरूला। मतलब ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है भाई, तो सेल इसमें जो है जनरली रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो होंगे नहीं, तो डिफ्यूजन के थ्रू ही क्या होता है? डिफ्यूजन आपको पता ही है, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। जहां भी जिस इन्वायरमेंट में पड़ा होगा, सेमिनल वेसिकल्स में है, तो इसके सेल के अंदर जो मटेरियल कम होगा और बाहर इन्वायरमेंट में ज्यादा होगा, तो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर अपने आप मूव करके थ्रू द पेलिकल अंदर सेल के चला जाएगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन में क्या होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू इट्स पेलिकल फ्रॉम द सेल कंटेंट्स ऑफ द स्पर्म मोरूला। आल्सो द माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइजेस द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ पायरुविक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये तो आपको पता ही होगा, कोई भी सेल हो, एनी सेल, हर जगह ग्लाइकोलिसिस तो होता ही है। अगर एनएरोबिक कंडीशन है भाई, विदाउट ऑक्सीजन के, तो ये होता ही है। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं। ऑक्सीजन की तो जरूरत कब होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है क्रेब्स साइकिल। पहले ग्लाइकोलिसिस होता है हर जगह, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलिसिस से क्या बनता है? ग्लूकोज आपका जो है टूट के बनाता है पायरुविक एसिड। अब आगे बात की जाती है कि ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे है तो क्रेब्स साइकिल चलेगा, अगर नहीं होगा तो इसका फर्मेंटेशन हो जाएगा। फर्मेंटेशन के दो प्रोडक्ट है, एथेनॉल और लैक्टिक एसिड। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो क्रेब्स साइकिल चलेगा, और इससे क्या बनेगा आपका? इससे NADP बनेंगे, FADH2 बनेगा, NADH2 FADH2 और GTP जो कि ATP में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपका ETS चलता है। क्या चलता है? ETS। तो ये जनरल एक ट्रेंड होता है। यहाँ पे देखिए, ये जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होला, ये हर प्रकार की सेल्स में होता है। कोई भी सेल हो, एनी सेल, हर जगह ग्लाइकोलिसिस तो होता ही होता है। तो यहाँ भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को सेल्फ सिंथेसाइज करती है कुछ, और कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इसमें भी पाया जाएगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हालांकि आगे के प्रोसेस कोई जरूरी नहीं कि क्रेब्स साइकिल ही इसमें चले, लेकिन चल भी सकती, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुई तो हो जाएगा, क्योंकि क्रेब्स साइकिल किसके अंदर चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही चलती है। तो इस तरीके से इसमें रेस्पिरेशन होता है ना। गैसियस एक्सचेंज वगैरह जो है वो किसके थ्रू होगा? वो इसमें डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ये याद रखना है आपको। और किसके थ्रू? पेलिकल के थ्रू, क्योंकि आउटर कवरिंग पेलिकल है, और पेलिकल के थ्रू अगर डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब आप समझ सकते हो कि ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी होती प्रोटीन नेचर की, लेकिन सिलेक्टिव परमिएबल भी। इसीलिए तो इसमें डिफ्यूजन के थ्रू कुछ मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जा पाते हैं। अब बात करते हैं एक्सक्रेशन की। उत्सर्जन किस तरीके का होता है? उत्सर्जन, एक्सक्रेशन, द रिजल्टिंग वास्ट प्रोडक्ट, जो भी वेस्ट मटेरियल बनेगा ऑफ द मेटाबॉलिज्म लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वास्ट आर क्लेमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू डिफ्यूजन इनटू द सराउंडिंग फ्लूइड ऑफ द स्पर्म मोरूला। तो स्पर्म मोरूला के बाहर वही जहां भी पड़ा हुआ है वो ट्रोफोजोइट आपका, वो उसी एनवायरनमेंट में अपना मटेरियल
छोड़ देता है, किसके थ्रू, जनरली डिफ्यूजन के थ्रू ही प्रोसेस होता है। आपको पता है रेस्पिरेशन हो गया और एक्सक्रेशन है, ये जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोटोजोआ वगैरह में, डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। हिंदी में डिफ्यूजन को विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसरण। सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब हम बात करने वाले हैं मोनोसिस्टिस के लाइफ साइकिल की, है ना। तो लाइफ साइकिल जो इसकी है उसको हम सीधा डायग्राम में आपको समझाएंगे पूरी बातें, और इसी से रिलेटेड चीजें इसमें लिखी हुई हैं। आपको ये नोट्स आज ही अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप पीडीएफ फॉर्म में भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। और एक बार लेक्चर के साथ में आप डायग्राम भी बनाएंगे, चीज़ों को समझेंगे, जो भी बता रहा हूँ एडिशनल चीज़ें सभी नोट करेंगे तो आपका बहुत अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक यंग ट्रोफोजॉइट ले रहे हैं और यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि इसकी लाइफ साइकिल अर्थवर्म के अंदर कैसे कंप्लीट होती है। तो हेडिंग डालिएगा लाइफ साइकिल ऑफ मोनोसिस्टिस। ये जो है आपका यंग ट्रोफोजॉइट है ना, ये कन्वर्ट होगा सबसे पहले किसमें, एडल्ट ट्रोफोजॉइट में, क्योंकि ट्रोफोजॉइट जो है वो क्या करता है, फीडिंग स्टेज। क्या है? फीडिंग स्टेज। खूब अच्छे से फीड करता है फूड पार्टिकल्स को और धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। ये स्पर्म टेल है इसकी, और अंदर ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा था जिसको मैंने रेड कर दिया है, ये क्या है, न्यूक्लियस है आपका। ये कन्वर्ट हो जाएगा एडल्ट ट्रोफोजॉइट में। किसमें? एडल्ट ट्रोफोजॉइट। देन अगेन ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा और यहाँ पे गैमेटोसाइट्स बन जाएंगे। गैमेटोसाइट के ऊपर इंसिस्टमेंट होगा। क्या होगा? इंसिस्टमेंट। मतलब यहाँ पे एक कठोर, काफी रिजिड लेयर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और ये दोनों जो आपके गैमेटोसाइट है इसके चारों ओर क्या बनेगा, एक मोटी सी परत बन जाएगी, काफी कठोर होती है, जिसको बोलते हैं इंसिस्टेशन। ये जो लिखा हुआ इंसिस्टेशन, ये प्रोसेस है। इंसिस्टेशन के थ्रू क्या होता है, इन दोनों गैमेटोसाइट के ऊपर एक कठोर, ये जो ब्लू कलर का इतना मोटा आपको दिख रहा है, ये परत इसके ऊपर चढ़ जाती है। अंदर आपके गैमेटोसाइट है और बाहर गैमेटोसिस्ट। सिस्ट मतलब पुटी, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, काफी रिजिड होता है ना, बहुत कठोर होता है। अब देखिए यहाँ पे ये एक में मिक्स हो गए और बन गया डॉटर न्यूक्लियाई। अब ये डिवाइड करेगा, डिवाइड करके बहुत सारे इस तरीके से न्यूक्लियस बनाएगा, और सब के सब न्यूक्लियस सेम साइज सेम मॉर्फोलॉजी के होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है आइसोगैमेट्स। क्या बोलते हैं? आइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स बोलते हैं। आइसो मतलब सेम, एक ही तरह के। अब ये दो दो आइसोगैमेट्स जो है आपस में फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ये गैमेट पेयरिंग दिखाया गया है यहाँ पे, थोड़ा जूम करके दिखा दूं आपको। दो गैमेट आपस में यहाँ पे देखिए पेयरिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये पेयरिंग करके क्या करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ये सिंगैमी हुई, सिंगैमी मतलब एक प्रकार का वही फ्यूजन जो फर्टिलाइजेशन के जैसा प्रोसेस होता है। यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये जो आपका स्फेरिकल जाइगोट्स है ये डेवलप करके क्या बनाएगा, स्पोरोब्लास्ट बनाएगा, स्पोरोब्लास्ट। और ये स्पोरोब्लास्ट और ज्यादा थोड़ा सा डेवलप करेंगे, फिर स्ट्रक्चर एक बन जाता है, जिसमें इसमें मेनली क्या होता है, इसमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या होगा। जब ये डेवलप होगा तो इसमें एक बाहर से और कवरिंग बन जाती है, जिसको बोलते हैं स्पोरोसिस्ट्स। जहां पे सिस्ट वर्ड आ जाए समझ लीजिए कवरिंग एक नई बन गई होगी। देखिए यहाँ पे सिस्ट आया था ना, ये गैमेटोसाइट से सिर्फ गैमेटोसाइट, और गैमेटोसाइट के ऊपर क्या आ गया, गैमेटोसिस्ट। सिस्ट का मतलब यही होता है लेयर, जो बाहर एक कठोर लेयर बन गई। तो यहाँ पे आपके स्पोरोब्लास्ट थे, यहाँ पे स्पोरोसिस्ट बन गए, इसके ऊपर एक नई कवरिंग आ गई। अब ये जो सिंगल स्पोरोसिस्ट है आपको उसको एक निकाल के दिखाया जा रहा है, बाकी इसके अंदर जितने भी हैं संख्या में सब के सब यही प्रोसेस के थ्रू ट्रोफोजॉइट बनाते हैं। जिस तरीके से एक सिंगल आपको हम लेकर एग्जांपल के तौर पे दिखा रहे हैं। ये डेवलपिंग स्पोरोजॉइट है अंदर, और बाहर जो है आपका म्यूकॉइड प्लग यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मतलब मटेरियल कुछ इकट्ठा हो जाता है। फिर लिबरेशन ऑफ स्पोरोजॉइट, ये जो है आपका डेवलपिंग स्पोरोजॉइट, ये एक स्पोरोजॉइट नहीं, देखिए बीच में से इस तरीके से कट रहे हैं, इसमें कई सारे, ये डिवाइड करते हैं और नंबर को अपने बढ़ाते हैं। फिर जब मेच्योर हो जाएंगे तो बस्टिंग ऑफ स्पोरोसिस्ट लिखा हुआ है, ये जो सिस्ट होता है इसके ऊपर की परत वो फट जाएगी और फ्री स्पोरोजॉइट बाहर रिलीज हो जाएंगे। एंट्री इनटू स्पर्म मोरुला, ये स्पर्म मोरुला क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्पर्म्स ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म के जो सेमिनल वेसिकल होता है उसके अंदर स्पर्म का जो कलेक्शन है उसको बोलते हैं स्पर्म मोरुला। क्या बोला जाता है, स्पर्म मोरुला। अर्थवर्म के सेमिनल वेसिकल,
सेमाइनल वेसिकल जो होता है इसमें स्पर्म डेवलप कर रहे होते हैं। तो ग्रुप ऑफ स्पर्म्स जो होता है, स्पर्म का कलेक्शन इस तरीके से, उसको ये जो है ये आपका, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्म मोरुला बोला जाता है। इस स्पर्म मोरुला के अंदर आपका जो ये स्पोरोजॉइट रिलीज हुए हैं, ये अर्थवर्म के स्पर्म मोरुला के अंदर देखो इंटर कर रहा है इस तरीके से, है ना, एक आपको इंटर करते हुए नजर आ रहा होगा। अब अंदर क्या करेगा, ये फीडिंग स्टार्ट करेगा, क्योंकि स्पोरोजॉइट है। अब डेवलपमेंट ऑफ ट्रोफोजॉइट, ये ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका शेप इनलार्ज्ड हो जाएगा, स्पिंडल शेप हो जाएगा, है ना, और कैसा होगा, ये थोड़ा सा चिपका हुआ होगा। डेवलपिंग ट्रोफोजॉइट, अब इसके अंदर ये फीडिंग करेगा और फिर से यंग ट्रोफोजॉइट बनाएगा। तो एक यंग ट्रोफोजॉइट से देखिए कितने सारे ट्रोफोजॉइट बन गए। तो इसी तरीके से इसकी लाइफ साइकिल सिंगल होस्ट के अंदर कंप्लीट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मोनोजेनेटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। सिर्फ एक ही होस्ट में ये कंप्लीट कर लेता है और अपने नंबर को बढ़ाता रहता है। ऐसे ही अब देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल स्पोरोसिस्ट को लेकर चले थे, अब कई सारे स्पोरोसिस्ट बने हैं, तो मतलब कई सारे ट्रोफोजॉइट भी बनते। तो एक ट्रोफोजॉइट से स्टार्ट करके हमने तमाम नंबर में क्या बनाया, स्पोरोजॉइट। अच्छे से समझिए तो नंबर कैसे बढ़ रहा है। यहाँ पे इतने स्पोरोसिस्ट थे, एक स्पोरोसिस्ट से इतने सारे स्पोरोजॉइट बनाए। तो इतने सारे यहाँ पे स्पोरोसिस्ट थे, तो उससे कितने बनते, बहुत सारे नंबर में स्पोरोजॉइट बनते। ये तो सिर्फ एक स्पोरोसिस्ट से बने हैं इतने सारे स्पोरोजॉइट, और आगे चलकर एक ट्रोफोजॉइट। तो ये जो है बहुत सारा नंबर अपना बढ़ा लेते हैं। इसी तरीके से जितना भी सेमिनल वेसिकल्स में जितने भी स्पर्म मोरुला है, सबको इन्फेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो है लाइफ साइकिल भी कंप्लीट होता है। लाइफ साइकिल में जो मैंने आपको बताया है वही चीज़ें कुछ लिखी हुई हैं, इसको इसमें अच्छा दिख भी नहीं रहा है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको मोनोसिस्टिस के अबाउट एक एक जानकारी मैंने दे दी है आपको। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।